हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने संबंध और फलन के बारे में डिस्कस किया था, उस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि आखिर एक संबंध ए क्रॉस बी का एक सबसेट कैसे हो सकता है। अगर कोई भी हमारा दो समुच्चय हैं ए और बी दोनों अरिक्त समुच्चय है, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो एक संबंध होता है वो संबंध डिफाइन होता है। कैसे वो संबंध डिफाइन होता है? R is the subset of A क्रॉस B। अगर दो समुच्चय हैं A और B दोनों नॉन इम्पटी है, अरिक्त समुच्चय, तो जो संबंध होगा वो डिफाइन होगा समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध जो होगा वो होगा A क्रॉस B का एक उप समुच्चय। इस प्रकार हमने संबंध देखा था कि कैसे एक संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गया लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संबंध के प्रकार के, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, तत्समक संबंध, तुल्यता संबंध। इसमें से कुछ संबंध हमारी एनसीईआरटी में दी गए है, कुछ नहीं दी गई है। तो जो नहीं दी गए है उसको हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानते रहेंगे कि हाँ इस तरह के भी संबंध होते हैं। बाकी जो जो संबंध एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा बैक आते हैं संबंध के बारे में। तो जो संबंध था वो कैसा था? वो था ए क्रॉस बी का एक सबसेट था। तो जो इस संबंध में हमारे पास अवयव प्राप्त होते थे वो कैसे थे? वो पेयर वाइज थे, ए कॉमा बी के टाइप के एलिमेंट थे। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कब होगा? जब ए कॉमा बी बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो इसी तरह का जो संबंध था जिसमें हमको जो अवयव मिलता था, तो वो अवयव कैसा था? वो अवयव एक पेयर में था, दो अवयव के जोड़े में था, जिसमें से पहला अवयव जो था वो पहले वाले समुच्चय से और दूसरा अवयव दूसरे वाले समुच्चय से। यानी कि ये जो ए है वो बिलोंग करेगा ए में और बी जो है बिलोंग करेगा बी में। यानी कि हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसी तरह कुछ था ना, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, तो वो तो ठीक है। पहला वाला जो अवयव है वो पहले वाले समुच्चय से और दूसरा वाला जो अवयव है वो दूसरे समुच्चय से। इस तरह हमारा ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन डिफाइन होता था। और ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन जो होता था और जो रिलेशन होता था, रिलेशन इसी कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक क्या होता था? सबसेट होता था। ठीक है, तो जब आर जो है वो सबसेट था ए क्रॉस बी का, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध है वो आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो यहाँ पे कैसे एलिमेंट मिलेंगे? पेयर वाइज। यहाँ पे जो हमने दोनों समुच्चय लिए थे दोनों अलग अलग हैं। सपोज कीजिए अगर दोनों ये समुच्चय हमारे एक हो जाए, यानी कि जो हमारा ये संबंध है आर जो डिफाइन है, कैसे डिफाइन है? आर डिफाइंड है आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे ही डिफाइंड है। अब समझिए कि जब ये आर ये अगर डिफाइन हो जाए ऐसे ए क्रॉस ए में, इस तरह डिफाइन हो जाए, तो इसमें जब पेयर इसमें जो एलिमेंट मिलेंगे वो कुछ पेयर में मिलेंगे ना। तो जब पेयर में मिलेंगे, और हमने इसके कार्तीय गुणन से पढ़ा है कि पहला वाला अवयव पहले वाले समुच्चय से होता है, दूसरा वाला अवयव दूसरे वाले समुच्चय से होता है। यानी कि जो भी दोनों पेयर मिलेंगे हमको वो समुच्चय ए से ही मिलेंगे। तो इस तरह के जो संबंध होते हैं जिनमें समुच्चय क्या होता है, दोनों जो कार्तीय गुणन के समुच्चय हैं दोनों समान होते हैं, तो इस तरह के संबंध को हम कहते हैं द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन में होता क्या है? जैसे हम इसे क्या कहेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध जो है वो ए क्रॉस
बी का एक उप समुच्चय है। इसी इस तरह से हम डिनोट करेंगे आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट। ओके, अब हमने क्या किया, ये जो सेट है यानी कि समुच्चय है, इनको दो न लेकर एक ही ले लिया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध, मतलब उसी समुच्चय को ले रहे हैं, यानी कि समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध, या इसी को हम कहते हैं समुच्चय ए पे संबंध। दोनों कहने का सेंस एक है। फिर समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध या समुच्चय ए पर संबंध, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये होगा एक बाइनरी रिलेशन यानी कि द्विआधारी संबंध। तो द्विआधारी संबंध हमको जानना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो हमने ये सारे टाइप लिखे हैं ये सब द्विआधारी संबंध के ही प्रकार हैं, सब द्विआधारी संबंध के प्रकार हैं। ये अभी तक आप नहीं जानते होंगे क्योंकि बच्चे इसको रटते हैं, समझते नहीं, एक थिंकिंग डेवलप नहीं होती। पिछली वीडियो में हमने बताया कि ये जो संबंध है ये कैसे ए क्रॉस ए का एक सबसेट है। कहने को तो हमने रट लिया लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। और अगर इस चैप्टर में हम एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते चले गए, लास्ट में ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या हायर स्टडी है, बहुत अच्छा ये रोल प्ले करता है उनमें। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध आर हमारा द्विआधारी संबंध कहलाता है। समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध आर हमारा द्विआधारी संबंध कहलाता है, या इसी को हम कहते हैं समुच्चय ए पे संबंध जो है वो द्विआधारी संबंध है। एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में जिससे हमको इसको समझाने के लिए क्लियर हो जाए कि क्या होता है स्वतुल्य संबंध, क्या होता है सम्मित संबंध और क्या होता है संक्रामक संबंध। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं इसके बारे में द्विआधारी संबंध। ठीक है, द्विआधारी संबंध। अभी हम द्विआधारी संबंध पढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद फंक्शन के बाद हम द्विआधारी ऑपरेशन भी पढ़ेंगे, यानी कि उसके क्या कहते हैं द्विआधारी संक्रिया, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन भी कहेंगे उसको। ठीक है, तो द्विआधारी संबंध हम देखते हैं, जिसे हम लिख देते हैं इंग्लिश में क्या होता है, ये होता है बाइनरी रिलेशन। ओके, ये होगा हमारा बाइनरी रिलेशन। क्या होगा, समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध, या इसी को हम कह देते हैं समुच्चय ए पे संबंध। क्वेश्चन लिख देते हैं समुच्चय ए पर संबंध। समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध या समुच्चय ए पे संबंध आर जो होगा वो होगा द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध कहलाता है। समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध या समुच्चय ए पे जो संबंध है आर, वो एक द्विआधारी संबंध कहलाता है। तब यहाँ पे आर जो होगा हमारा संबंध वो होगा आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जहाँ पे ये जो समुच्चय है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि रिक्त समुच्चय
नहीं है। तो इस तरह से ये द्विआधारी संबंध डिफाइंड होता है। अब इसी द्विआधारी संबंध के ये सारे प्रकार लिखे गए हैं। इसमें से ये आपका एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है, ये दोनों नहीं है, लेकिन इसको जानना हमारे लिए कोई खास नहीं है, बहुत आसान है, जान लेते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं, जो R पहले था सबसेट A क्रॉस B का, वो अब R सबसेट है A क्रॉस A का, यानी कि जो संबंध है वो समुच्चय A पे डिफाइंड है। एक ही समुच्चय के अवयव का संबंध ये R प्रदर्शित करता है। तो अब इस R में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, इस R में पेयर वाइज एलिमेंट आएंगे। सपोज हम लिखते हैं उसको A, B, ये इस तरह के एलिमेंट आएंगे R में, ठीक है, बिलोंग्स टू R। और अगर A, B R का एक अवयव है तो A, B इसका भी एक अवयव है, इसका भी एक अवयव है। तो जब A, B A क्रॉस A का भी एक अवयव है तो कार्टून क्या कहते हैं, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन की परिभाषा के अनुसार ये जो होगा इम्प्लाइज करेगा A, B इज द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A, क्योंकि R इसका एक सबसेट है तो ये भी इसका एक एलिमेंट होगा। यहाँ से हम क्या कहेंगे, A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू A, ये होगा। ये इम्प्लाइज करेगा A, B बिलोंग्स टू A, यानी कि A और B ये जो दोनों अवयव है वो समुच्चय A के अवयव है। तो अगर सेट एक ही होगा, सपोज सेट A है, तो उसी का उसी से संबंध या उसी पे संबंध, समुच्चय A का समुच्चय A में संबंध या समुच्चय A पे संबंध जो संबंध कहलाता है, उसी संबंध को हम द्विआधारी संबंध या बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और ये होता है कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर आप ये समझ चुके हैं तो इनको समझना बहुत सरल हो जाएगा। तो ठीक है, आप समझ गए द्विआधारी संबंध, जहाँ पे बेसिक डिफिनीशन क्या है, समुच्चय A से समुच्चय A में संबंध है, जिसे हम कह सकते हैं समुच्चय A पर संबंध है। और जो भी इस R के एलिमेंट आएंगे वो एक समुच्चय A से बिलोंग करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके टाइप के बारे में। टाइप हमारे पास है स्वतुल्य संबंध, संमित संबंध, संक्रामक संबंध है, प्रतिसंमित संबंध, तत्समक संबंध, तुल्यता संबंध। तो एक एक करके टाइप जानते हैं आखिर कैसे ये टाइप होते हैं, कैसे डिफाइन किए गए हैं। पहले बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक यहाँ से वर्ड पकड़िए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है रिफ्लेक्ट करना। अगर कोई मिरर है, आप उस मिरर में देख रहे हैं तो आप इस तरह खड़े हैं और मिरर में देखेंगे कि आप ही के जैसा व्यक्ति उस तरफ खड़ा है, मतलब आप ही खड़े रहेंगे, तो वो एक क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। जैसे आप इस तरह दिख रहे हैं तो वैसे आप उस तरफ भी दिख रहे हैं। तो अगर रिलेशन में इसमें दो एलिमेंट हैं तो वो दो एलिमेंट कैसे होंगे, जैसे आप इधर हैं वैसे आप उधर होंगे। तो इस तरह का जो हमारा रिलेशन होगा वो स्वतुल्य होगा। कैसे होगा, इसको रफ करके दिखाते हैं आपको। स्वतुल्य का मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन। अगर कोई भी अगर ए में कोई भी एलिमेंट है, ए बी सी कुछ भी, अगर वो खुद से रिलेटेड है, खुद से संबंधित है, तो उसी तरह के संबंध को हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। देखिए कैसे होगा।
सपोज करते हैं ए इज द एलिमेंट ऑफ ए कोई इसमें एक एलिमेंट है, ए कामा ए किस में बिलोंग करेगा, ए क्रॉस ए में। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं ये होता है आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं कि जो ये ए कॉमा ए है इम्प्लाइज करेगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होगा क्योंकि यहां से देखिए सपोज हमने एक कोई भी एक एलिमेंट लिया ए जो बिलोंग कर रहा है एक सेट ए से, तो अगर वो बिलोंग कर रहा है ए एक सेट ए में, तो ए कामा ए जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए से बिलोंग करेगा ना। तो हमने ये देखा द्वि आधारी संबंध में कि आर जो होगा वो ए क्रॉस ए का एक सबसेट होगा। जब आर एक सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, तो इस तरह हमने इसको आर को डिफाइन किया है। तो ए कॉमा ए जो होगा ये भी बिलोंग करेगा आर में। तो यही है सतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे हम कि कोई भी एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड है, किसी भी कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो उस तरह के संबंध को हम सतुल्य संबंध कहेंगे। एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, तब समझ में आएगा। सपोज हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम सेट ए लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 4 एलिमेंट है समुच्चय ए में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं 3 की, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। आर कैसे डिफाइन होगा, आर तो इस तरह होगा 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। अभी इसको हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, इसमें अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर देखिए कैसे सतुल्य संबंध की हम डिफिनीशन देते हैं। तो 3 कामा 3 भी बिलोंग करेगा आर में, रिलेशन में ये भी बिलोंग करेगा। तो फॉर एवरी ए, मतलब अगर हम इसका रिलेशन बनाएंगे तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, आर इज डिफाइंड ऐसे ए कॉमा ए और ए बिलोंग करेगा सच दैट ए बिलोंग करेगा ए में। ठीक है, आर हमारा इस तरह का एक रिलेशन होगा जिसमें इस टाइप के एलिमेंट बिलोंग करेंगे। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तब इस तरह के हम संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो अगर एग्जांपल से देखते हैं हम, जैसे इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं, ठीक है, 4 अवयव हैं, तो आर जो हमारा डिफाइंड होगा वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, ए कामा ए, यानी कि इसमें मिलेगा 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 4 कामा 4। इस तरह का हमारा अगर आर में एलिमेंट है, स्वयं का स्वयं से रिलेशन है, खुद से रिलेटेड है, ऐसे एलिमेंट अगर उस रिलेशन में है, तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए लिखा है, यानी कि समुच्चय ए में, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए। अगर सभी के लिए ये बात सत्य नहीं है तो इसको हम नहीं कह सकते कि आर जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे हमने
4, को हटा के यहाँ पे हमने 2, 1 ले लिया। तो ये रिलेशन स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए डिफाइन होगा आर इस तरह से A, A। तो यहाँ पे 1 का देखते हैं, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 का रिलेशन है, 4 का रिलेशन 4 से नहीं है। हम यहाँ पे और एक एलिमेंट लिख देते हैं 4 रिलेटेड टू 2, इस तरह 4 2 से रिलेशन में है लेकिन 4 से रिलेशन में नहीं है। तो इस तरह के संबंध को हम स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका ये है कि ए में कितने भी अवयव हो, कितने भी, उसका स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। कोई भी अवयव खुद का उसमें रिलेशन हो, तभी हम उसे स्वतुल्य संबंध कहेंगे। बाकी इसके अलावा कुछ भी हो, जैसे 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 2, 3 है, 4, 2 है, और इसी में हम लिख देते हैं 4, 4 है, और इसमें लिख देते हैं 3, 6 है और 2, 3 है, तब ये संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। उससे हमको नहीं मतलब कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, हमको इससे मतलब है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से कनेक्टेड है कि नहीं, इसका प्रत्येक अवयव खुद से कनेक्टेड है कि नहीं, खुद से रिलेशन में है कि नहीं। अगर वो खुद से रिलेशन में है, उसके अलावा कितने भी यहाँ पे पेयर मिले, हमसे उससे नहीं मतलब। अगर खुद से खुद का रिलेशन है तो ही हमारे ये जो संबंध होगा आर जो डिफाइंड होगा ए क्रॉस ए में, आर जो डिफाइंड होगा ए क्रॉस ए में, अगर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए होगा तभी आर, अगर फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए बिलोंग करेगा आर में, फॉर एवरी यानी कि प्रत्येक ए जो ए में बिलोंग करेगा, फॉर एवरी बिलोंग टू ए बिलोंग टू ए बिलोंग्स टू आर। इसी तरह के हम संबंध को कहेंगे, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह के संबंध को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि स्वतुल्य संबंध है। जो भी आर संबंध होगा, उस आर संबंध में ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसका इस तरह का रूप मिलना चाहिए, पेयर मिलना चाहिए, यानी कि ए क्रॉस ए में आर में ए मिलना चाहिएगा फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए, मतलब प्रत्येक ए के लिए। यानी कि अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 1 का तो 1 से रिलेशन मिलना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। अगर इतना है तो इसे हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध है। इसके अलावा चाहे जितने पेयर बने, हमसे उससे मतलब नहीं है। और यहीं से एक डिफरेंस आ जाता है कि जो हमने पढ़ा था तत्समक संबंध लिखा था, वो हालांकि नहीं है, लेकिन यही डिफरेंस मिलता है कि स्वतुल्य संबंध जो होता है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो स्वयं का रिलेशन होना चाहिए, उसके अलावा कितने भी पेयर हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं अगर तत्समक संबंध होगा तो फॉर एवरी बिलोंग टू ए जो होगा वो मतलब उस वाले रिलेशन में क्या होगा, तत्समक जो रिलेशन है, तत्समक संबंध है, उसमें क्या होगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह के संबंध को हम कहेंगे तत्समक संबंध। ताकि हम इसको लिखाएंगे नहीं, तत्समक संबंध समझ लीजिए कि अगर कोई भी समुच्चय ए में कोई भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, अगर वो खुद से खुद में रिलेशन में है और उसके अलावा कोई भी पेयर्स संबंध आर में नहीं है, तो वो तत्समक संबंध हो जाएगा। और स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि फॉर एवरी बिलोंग टू ए, जितने भी समुच्चय ए में अवयव है वो खुद से खुद में संबंधित हो, उसके अलावा कोई भी पेयर मिल सकता है। मतलब 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, 4, 4 हो, इसके अलावा कोई भी अगर
इस तरह का क्रमित युग्म आएगा 3,2 4,3 या 1,2 3,1, तो उससे हमको नहीं मतलब। देखेंगे कि अगर 4 अवयव है, चारों अवयव खुद का खुद में उनका रिलेशन है कि नहीं। अगर खुद का खुद में रिलेशन है तो सतुल्य संबंध होगा, और अदरवाइज नहीं होगा। और यही देखेंगे तत्समक संबंध में कि खुद का खुद में रिलेशन है और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं है, तो वो तत्समक संबंध हो जाएगा। और यहाँ पे खुद का खुद में रिलेशन है और इसके अलावा भी बहुत सारे पेयर होंगे या नहीं भी हो सकते हैं। ये मस्ट है कि खुद का खुद में रिलेशन हो तो क्या हो जाएगा, सतुल्य हो जाएगा। और तत्समक में है कि खुद का खुद से हो और उसके अलावा कोई पेयर एक्स्ट्रा हमको न मिले। एक एग्जांपल लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा या इसी समय सतुल्य और तत्समक के बारे में। वैसे तत्समक हमको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम केवल इसको आपको समझा देते हैं, उसको छोड़ दीजिए, क्या करें। वैसे हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन इसको समझाने के लिए उसको भी समझा देते, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो सतुल्य संबंध क्या होगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए मतलब सभी ए के लिए जितने भी एलिमेंट हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर में। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इस तरह के संबंध को हम कहेंगे सतुल्य संबंध, और उससे हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि ए आर आर फिर ए, यानी कि जो ए है वो खुद से कनेक्टेड है संबंध आर के द्वारा। इस तरह के संबंध को हम क्या कहते हैं, सतुल्य संबंध कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जांपल है आर का, हम ले लेते हैं आर, ठीक। और एक सेट ले लेते हैं ए बी सी, और एक आर ले लेते हैं इस तरह, आर ले लेते हैं कैसा, ए कॉमा ए बी कॉमा सी, सी कॉमा ए और बी कॉमा बी, सी कॉमा बी और ए कॉमा सी और सी कॉमा सी और क्या लिख सकते, और बी कॉमा ए, ठीक। आर में कुछ एलिमेंट है, ठीक है, और समुच्चय ए में देखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी है, ठीक। हमको चेक करना है कि जो ये रिलेशन आर है, ये वाला जो दिया है आर दिया है ना, आर ये दिया है ए कॉमा ए बी कॉमा सी, सी कॉमा ए बी कॉमा बी, सी कॉमा बी, ए कॉमा सी कॉमा सी, बी कॉमा ए, इस तरह रिलेशन दिया है। हमें ये चेक करना है कि जो ये रिलेशन हमको दिया गया है, ये रिलेशन क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि सतुल्य संबंध है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, लिखा है फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग करेगा आर में। फॉर एवरी बिलोंग टू ए यानी कि जितने भी ए में अवयव है उनका खुद का खुद से रिलेशन है, तो उस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे क्या, वो हमारा रिलेशन कैसा है, वो सतुल्य है। तो यहाँ पे देखते हैं ए बिलोंग करेगा ए में, बिलोंग कर रहा है ना, तो हम क्या देखते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, क्या ए कॉमा ए हाँ बिलोंग कर रहा है आर में, आर में ये बिलोंग कर रहा है, तो ए के लिए बात सही हो गई। तो अगला देखते हैं बी है, बी बिलोंग कर रहा है ए में, तो क्या बी कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है आर में, कहेंगे हाँ बी कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है आर में। अच्छा सी के लिए देखते हैं, सी बिलोंग कर रहा है ए में, तो क्या सी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, देखते हैं सी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है में। यानी कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए, ए के प्रत्येक अवयव के लिए उनका जो पेयर है, स्वयं से स्वयं का जो भी क्रमित युग्म बन रहा है वो आर में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह के जो संबंध है उन संबंध को हम सतुल्य संबंध कहते हैं। तो ये संबंध हमारा सतुल्य संबंध हो गया।
अगर यहीं पे हम क्या कहते हैं, यहीं पे हम कहते हैं कि डी, अब देखेंगे कि डी बिलोंग कर रहा है ए में, तो इम्प्लाइज करेगा डी कॉमा डी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यहाँ पे देखेंगे डी कॉमा डी है, डी कॉमा डी नहीं है, मतलब डी कॉमा डी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। तो ये जो आर होगा ये हमारा क्या होगा, ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर जो है हमारा स्वतुल्य नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि जो एलिमेंट डी था उसका स्वयं से स्वयं का रिलेशन जो था, पेयर था, वो आर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको हटा दें, डी नहीं है हमारे पास, केवल यही है, तो अब देखेंगे कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए कॉमा, अगर 3 अवयव है ए कॉमा ए बी सी 3 अवयव है ए में, तो ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। यानी कि कोई भी अगर सेट ए है उसमें कितने भी एलिमेंट है उनका खुद से खुद में रिलेशन है, तो उस तरह के संबंध को हम क्या कहेंगे, वो संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। और यहीं भी अगर तस्मक संबंध को भी इंक्लूड करते हैं, तो तस्मक संबंध यही कहता है कि अगर ए और बी और सी है, तो ये जो इस पे ए से ए में संबंध या ए पे संबंध होगा, ए पर संबंध आर, वो तब तस्मक होगा जब ए कॉमा ए मिले, बी कॉमा बी मिले, सी कॉमा सी मिले, और इसके अलावा अदर कोई एलिमेंट न मिले, कोई भी पेयर न मिले, तो वो हो जाएगा तस्मक संबंध। ठीक, और स्वतुल्य क्या होगा कि ये भर मिलना चाहिए हमको, आगे चाहे जो मिले, समझ रहे हैं ना। स्वतुल्य में क्या है कि सभी अवयव का सभी अवयव से सभी अवयव जितने भी ए में है वो खुद से खुद में रिलेशन में होने चाहिए, बाकी उससे नहीं मतलब है। लेकिन जो भी तस्मक संबंध है उसमें क्या कहता है कि खुद से खुद में रिलेशन होना चाहिए, बाकी कुछ न मिले। यही है डिफिनेशन और यही है डिफरेंस, यही डिफिनेशन है, यही डिफरेंस भी है, और कुछ नहीं है। तो आई होप स्वतुल्य भी क्लियर हो गया है और तस्मक भी क्लियर हो गया है, लेकिन अब उससे हम हटा देते हैं, सिलेबस में नहीं है आपके, तो इंक्लूड नहीं करते हैं। स्वतुल्य को क्या समझते हैं कि अगर कोई भी सेट ए है तो फॉर एवरी बिलोंग करेगा ए में, तो ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए, ए कॉमा ए मिलना चाहिए आर में। तो इसी तरह के अगर ए कॉमा ए आर में मिल रहा है तो उस तरह के संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो स्वतुल्य संबंध के बाद हम समझते हैं सम्मित संबंध को। सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, और सिमेट्रिक का मतलब जानते हैं, सम्मित मतलब अगर इस तरफ से ये है तो उस तरफ से भी वही होना चाहिए, मतलब सिमेट्री मिलनी चाहिए एक तरह से। तो सिमेट्री मिलनी चाहिए, इसको आइए समझ लेते हैं। जैसे अब हमने देखा था स्वतुल्य में कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए ए में, अगर ए समुच्चय ए में है। और अगर उसकी बात करते हैं सम्मित संबंध की, सम्मित संबंध, सम्मित यानी कि उसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, यहाँ पे हम 2 अवयव लेते हैं ए कॉमा बी, ये दोनों अवयव कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए में। जब ए कॉमा बी, ए और बी दोनों ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो जो सम्मित संबंध होगा उसमें क्या कहता है कि ए कॉमा बिलोंग करेगा किसमें, आर में, और ये इम्प्लाइज करेगा कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, यहाँ पे फॉर एवरी होगा, फॉर एवरी बिलोंग ए कॉमा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, एम्प्लाइज करेगा कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करे आर में, तो इस तरह के संबंध को हम कहेंगे सम्मित संबंध। कैसे कहेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं हम, वही वाला पुराना एग्जाम्पल से समझ देते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास ए एक एलिमेंट है 1 2 3 4,
इसमें कुछ अवयव हम कम कर देते हैं और समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम ए क्रॉस ए निकाल देते हैं इसी का, ए क्रॉस ए क्या निकलेगा, 1,1 1,2 2,1 2,2। ठीक, क्या ये सममित है, इसको हमको चेक करना है। तो क्या इसे चेक करेंगे कि देखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ये ऐसा है तो ये संबंध सममित है। तो अगर देखते हैं 1,2, ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है ना, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि 2, यानी कि सममित संबंध के डिफिनेशन के अनुसार अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगर कर रहा है तो इस तरह के जो भी संबंध होंगे उसे हम सममित संबंध कहेंगे। यानी कि फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, अगर इस तरह का कोई भी पेयर है वो आर में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ऐसा कर रहा है तो वो संबंध हमारा सममित संबंध होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सब आप सतुल्य संबंध समझ चुके हैं, स्वयं से रिलेशन होना चाहिए तो वो सतुल्य होगा। तो सममित के लिए क्या कंडीशन है, सममित के लिए यही है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, इम्प्लाइज करेगा ये बी कॉमा ए ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ऐसा है तो हाँ जो संबंध है वो सिमेट्रिक है। तो देखिए जैसे हम एक रिलेशन लेते हैं आर इज इक्वल्स टू 1,1 2,1 3,1 और 2,3 और 4,1 और क्या ले सकते हैं 1,4 और 2,4 और 3,2। ठीक, इस तरह का हमने एक रिलेशन ले लिया। ठीक, अब इस रिलेशन को हमको चेक करना है क्या ये रिलेशन एक सममित संबंध है, क्या ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो कोई भी हम एक पेयर लेते हैं, जैसे 2,1 बिलोंग कर रहा है आर में, तो सममित संबंध के अनुसार 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या ये बिलोंग कर रहा है 1,2 कहीं है, नहीं है। तो इस तरह से ये जो संबंध है वो सममित संबंध नहीं है। तो हमने चर्चा की आज आपके लिए सतुल्य संबंध, सममित संबंध, साथ में इंक्लूड किया तत्समक संबंध को। आई होप आप अच्छे से बेहतर समझ चुके होंगे, और नहीं समझ चुके होंगे तो अदरवाइज अगले क्लास में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अगली वाली क्लास में सममित संबंध को भी फिर से बताएंगे, सममित संबंध, फिर इसके बाद संक्रामक संबंध, फिर अंत में तुल्यता संबंध को बताएंगे। क्योंकि जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के उसमें यही दी गई है कि प्रूव कीजिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि ये तुल्यता संबंध है। कैसे होगा, तो तुल्यता संबंध क्या होगा कि अगर कोई भी संबंध अगर वो सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, मतलब एक रिलेशन ऐसा है जो 3 रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या कहा हमने कि अगर कोई रिलेशन सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों रिलेशन है कोई भी रिलेशन, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो समझ गए आप कि अगर किसी संबंध को हमको तुल्यता दिखाना है, किसी भी संबंध को हमको तुल्यता दिखाना है, तो हम उसे क्या दिखाएंगे कि वो सतुल्य होगा, वो सममित होगा, वो संक्रामक होगा। अगर तीनों संबंध दिखाने में हम सक्सेसफुल रहे
तीनों संबंध अगर होंगे, वो संबंध स्वतुल भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तो अंततः क्या हो जाएगा, वो तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।